नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। चुनौतियों से डरना नहीं, अब हमें टकराना होगा। पहुंचना है अपने लक्ष्य तक तो अपनी क्षमताओं के आगे जाना होगा। जीवन एक संघर्ष है और इसमें सभी के सामने कुछ ना कुछ चुनौतियां अवश्य आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में चुनौतियां अधिक होती हैं। दिव्यांग, जिनकी चुनौतियां हमसे थोड़ी सी अलग हैं, उनको काफ़ी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है और उन चुनौतियों के पार अपना जीवन ले जाने के लिए कई तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। दिव्यांगजन के लिए किस तरह की जीवन की चुनौतियां हैं और कैसे उनके जीवन को सरल और बेहतर बनाया जा सकता है, किस प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल उनके लिए सहयोगी सिद्ध हो सकती है, विस्तार से आज टोटल हेल्थ में हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि दिव्यांगजन का जीवन कैसे बदला जा सकता है और कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय वाधवा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आपको कई तरह के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फेलोशिप है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, फेलोशिप ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, फेलोशिप ऑफ जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम सोसाइटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, एंड ही इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज की दूसरी हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रितु मजूमदार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, नोडल ऑफिसर डिसेबिलिटी। शी इज फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। आज के डिस्कशन में मुंबई से भी एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर अनिल कुमार गौड़, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन फ्रॉम मुंबई। बहुत स्वागत डॉक्टर अनिल कुमार गौड़। आपका 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है और कई तरह के अवार्ड्स से इन्हें सम्मानित किया गया है। फिलहाल ये काम कर रहे हैं AIPMR मुंबई में एंड ही हैज़ रिसीव्ड मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। He has the life membership of Indian Association of Physical Medicine and Rehabilitation, member of International Society of PMR, member of Indian Medical Association, and member of Spinal Cord Society. He has special interest in rehabilitation surgery, spinal cord injury rehabilitation, and stroke rehabilitation. दिव्यांगजन का जो जीवन होता है वो कई तरह की जटिलताओं से भरा होता है। किस तरह से समझा जाए उनके जीवन को, उनके जीवन की चुनौतियों को, इसके लिए आवश्यक है कि हमें ये जानकारी हो कि दरअसल दिव्यांगता क्या स्थिति है, कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो सकता है, उसका जीवन प्रभावित होता है और किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं इसके जीवन में। आइए इसके लिए देख लेते हैं ये रिपोर्ट और समझते हैं कि दिव्यांगता का जो रूप है वो कितना विस्तृत है और किस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन पर होता है इसका प्रभाव। दिव्यांगजन, जिन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, प्रत्येक दिन अपने जीवन के छोटे छोटे कामों में संघर्ष करना पड़ता है। चलने फिरने में कठिनाई, सुनने या बोलने में समस्या, ऐसी समस्याएं जीवन को और जटिल बना सकती हैं। दिव्यांगजन, जिनकी जरूरतें भले ही अलग हों और इनके जीवन में अनगिनत मुश्किलें, लेकिन इनका साहस किसी से कम नहीं होता। ये शारीरिक चुनौतियां किसी दुर्घटना, चोट या बीमारी के कारण हो सकती है। जन्मजात विकृति, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने पर भी व्यक्ति को गंभीर अवस्था का सामना करना पड़ सकता है और उसका जीवन प्रभावित हो सकता है। दिव्यांगजन के लिए घर से बाहर निकलना, काम पर जाना और रोजमर्रा के कार्य करना उतना सरल नहीं होता। साथ ही उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। शायद कुछ ऐसी जटिलताएं जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। इसके कारण कई बार दिव्यांग को निराशा घेर लेती है। ऐसे में इस हताश वातावरण से निकलने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। भारत सरकार और कई गैर सरकारी संगठन दिव्यांगजन के लिए कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था और पुनर्वास विभाग के सहयोग से
दिव्यांग को सहायता मिलने पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। जीवन में समय के बदलते इस चक्र का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है, पर आवश्यकता इस बात की है कि समस्या और जटिलताओं का सामना करते हुए साहस रखा जाए, हौसले के साथ आगे बढ़ा जाए, साथ ही अपना आत्मविश्वास कम न होने दें। आज दिव्यांग न सिर्फ मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। ये प्रेरणा स्रोत हैं ऐसे लोगों के लिए जो जीवन की छोटी छोटी परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं और निराश हो जाते हैं। दिव्यांग जन को आवश्यकता है सहयोग की। यदि इन्हें जीवन में सही मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो दिव्यांग जन अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। विश्व के आंकड़े ये बताते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या में लगभग 16% दिव्यांग हैं। क्योंकि इनकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से अपने जीवन को नहीं संभाल पाते। किस तरह की सहायता उपलब्ध है और कैसे इनकी जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए इन्हें सशक्त बनाया जा सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। और जब बच्चों में दिव्यांगता की बात आती है तो बच्चों को यदि सही समय पर सही उपचार मिल जाए तो काफ़ी हद तक जटिलताओं का सामना करने में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। किस प्रकार से जल्द ही समस्या की पहचान हो सकती है और फिर कैसे उसका उपचार या उसमें सहयोग दिया जा सकता है, जानते हैं विशेषज्ञों से। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार हमारा सहयोग और सही मार्गदर्शन दिव्यांग जन के जीवन में बदलाव ला सकता है। सबसे पहले डॉक्टर संजय वाधवा, आपसे समझना चाहेंगे, जब बात आती है दिव्यांगता की तो सभी लोगों का इसे लेकर एक अलग नजरिया है। क्या आप देखते हैं जागरूकता का स्तर, एक्सेप्टेंस की जब बात आती है और ये सोचना, सेंसिटिविटी रखना और ये समझ पाना कि यदि कोई दिव्यांग है तो उसका जीवन चुनौतियों से भरा है, उसमें सहयोग और सही मार्गदर्शन काफ़ी हद तक जीवन में बदलाव ला सकता है। पिछले कुछ वर्षों में जहाँ तक जागरूकता का प्रश्न है, बहुत विस्तार और सुधार हुआ है और इसमें जो समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण कानून पास हुए हैं। जैसे पहला कानून था 1995 में, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सन 2006 में आई, जिसके कारण भारत को भी अपना वर्तमान में जो कानून था उसको मॉडिफाई करके इन लाइन विद दैट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन करना पड़ा और जिसका परिणाम था राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट सन 2016। इसका बहुत ज़्यादा विस्तृत प्रभाव पड़ा है पूरे समाज पर और दिव्यांगजनों के विभिन्न क्षेत्रों पर, जहां दिव्यांगता प्रभावित कर सकती है बचपन से लेके वृद्धावस्था तक। तो अवेयरनेस बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इसमें बहुत सारा प्रयास सरकार के अलग अलग विभागों का रहा है और गैर सरकारी संस्थाओं का भी रहा है और इसमें दिव्यांगजन स्वयं भी अपने प्रयास से स्वयं सामने आए हैं, उन्होंने अपने समूह बनाए हैं और मीडिया का भी इसमें योगदान रहा है। और जागरूक करने के लिए ही हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मनाया जाता है। जी, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। डॉक्टर रितु, किस तरह से समझाना चाहेंगी, दिव्यांगता जो कई तरह की हो सकती है, यदि किसी बच्चे में होती है, किस तरह से बदलाव लाती है जीवन में और ऐसे मामलों में कितना आवश्यक होता है कि जो पेरेंट्स का योगदान है या भूमिका है, अगर कोई समस्या है सही समय पर पहचाना जाए और जितना जल्दी हो एक विशेषज्ञ से परामर्श के अनुसार उपचार लिया जाए। बिल्कुल। तो बच्चों में कई तरीके की दिव्यांगता है हम लोग देखते हैं और सबसे ज़्यादा होता है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, जिसमें बच्चा या तो जन्म के टाइम उसको किसी प्रकार की तकलीफ होती है, वो टाइम पर होता नहीं है, या किसी प्रकार से विकार से वो जन्मता है। उसके बाद उसका कैसे डेवलपमेंट होता है, वो समय पे गर्दन संभालना, बैठना, चलना, बोलना, समझना, सारी चीज़ों की ही उनमें परेशानी होती है। तो इसलिए टाइम पे इन बच्चों को देखना कि क्या इनकी तकलीफ है वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्योंकि माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चे को पहचान पाते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा माँ, क्योंकि वो बच्चे के साथ रहती है,
तो अगर जैसे ही पता चलता है कि बच्चा टाइम पे बैठ नहीं पा रहा या बोल नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रहा, तो तुरंत ही उसको अस्पताल में ले जाके दिखाना ज़रूरी है। तो बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, या अब पुनर्स्थापना विभाग है, जैसे फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन है, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पे ज़रूर उनको लेके जाएं और टाइम पे दिखाएं, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अर्ली इंटरवेंशन में यही है कि 3 से 4 साल तक अगर हम बच्चों के विकार को समझ सकें तो उसी टाइम उनका इलाज होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन की जो हमारे मस्तिष्क की क्षमता होती है उस टाइम थोड़ा ग्रो करने की होती है, फैलने की होती है। तो उस टाइम हम जितना मेहनत करेंगे इन बच्चों के साथ, आगे जाके उन बच्चों में उतना ही इम्प्रूवमेंट हो सकता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जी, और बहुत सारी ऐसी स्थितियां भी हैं जिसमें जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, कहा जाता है क्योंकि यही वो उम्र है जिसमें बच्चा बोलना सीखता है। तो अगर बच्चे सुन ठीक से नहीं पा रहे हैं तो वो ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे, यानी उनकी स्पीच भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए बच्चों के मामलों में बहुत ही आवश्यक है कि जल्द से जल्द ही उपचार शुरू किया जाए। डॉक्टर अनिल गौर, किस तरह से समझाना चाहेंगे दिव्यांगता को, अगर समझना चाहें कितने प्रकार की हो सकती है और कौन से वो कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, चाहे बात करें फिजिकल या मेंटल इश्यूज की? दिव्यांगता फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, विजुअल देखने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सुनने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मल्टीपल हो सकती हैं। तो फिजिकल में स्पीच को भी काउंट किया जाता है, कोई अगर बोल नहीं सकता है। इसके अलग अलग कारण होते हैं। अलग अगर हम शुरुआत करेंगे जन्म से, जैसे अभी डॉक्टर रितु मजुमदार ने बताया कि जन्म के टाइम पे कोई प्रॉब्लम या जन्म से पहले भी कोई दिक्कत रही है गर्भ में, तो उससे भी विकलांगता हो सकती है। पैदा होने के टाइम पर ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलना, उसके बाद जैसे रिकेट्स एक बीमारी होती है जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। जी। तो अगर दिमाग का कोई बीमारी होती है उससे भी विकलांगता हो सकती है। जैसे जैसे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज या दूसरी किसी अन्य चोट की वजह से, आजकल जैसे बाइक्स वगैरह पे अगर स्पीड से चलाते हैं, गाड़ियाँ तेज चलाते हैं लोग, तो उससे एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ते हैं। स्पाइन कॉर्ड इंजरी और हेड इंजरी की वजह से विकलांगता हो सकती है। उसके बाद बढ़ेंगे अगर हम तो पहले पोलियो था, पोलियो का भी कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट्स अब ज़्यादा देखे जा रहे हैं। फिर है एज के साथ स्ट्रोक एक कारण है जिसकी वजह से विकलांगता होती है। और फिर एज बढ़ने के साथ साथ जो एज की कारण होते हैं, एजिंग प्रोसेस होता है, उसकी वजह से जो पेन्स होते हैं बॉडी में, उसमें जॉइंट्स में मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज आती हैं, तो उससे विकलांगता होती है। ऐसे ही सुनने के कारण जो कान में प्रॉब्लम होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें जंगजात प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें बाद में एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विजुअल डिसेबिलिटी में भी इसी तरह के कारण होते हैं, आँख में कोई भी चोट लग जाना, आँख में कोई प्रॉब्लम होना। ऐसे ही मेंटल जैसे कुछ पोर्शन पहले ही मैंने कवर कर दिया। दूसरे कारण होते हैं मेंटल डिसेबिलिटी के कोई बहुत कॉमन कारण है मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ये भी एक कारण है जो कि मेंटल डिसेबिलिटी के या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे बताए गए हैं, डॉक्टर जितू ने बताया, ये सब कारण है जिससे विकलांगता हो सकती है। जी, तो बहुत विस्तृत रूप है और प्रभाव भी काफ़ी अधिक होता है। कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति में दिव्यांगता हो सकती है। डॉक्टर संजय वाधवा, क्या फ़र्क आप देखते हैं उन लोगों में जो अभी तक सही थे, सडनली कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमारी हुई जिसकी वजह से व्यक्ति का पूरा जीवन ही बदल जाता है, जो अभी तक सामान्य चल रहा था, बनस्पत उनके जो जन्म से ही जिनको किसी तरह की समस्या है, जो एक एडेप्टेशन की बात है, एक्सेप्टेंस की बात है और मनोबल रखने की बात है, किस तरह का फ़र्क आप देखते हैं दोनों ही स्थितियों में? दोनों वर्गों में बहुत अंतर है। बहुत सारे लोग एक निश्चित आयु तक सामान्य जीवन जीने के बाद उनकी कुछ क्षमताएं होती हैं, उनका कुछ विचार होता है, अपना भविष्य के बारे में संभावनाएं होती हैं, उन्होंने कुछ स्किल अर्जित किया होता है। उसके बाद मान लीजिए किसी को सड़क दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, जिसके कारण वो कमर से नीचे के भाग में प्रभावित हो गया और ताकत चली गई, यूरिन का कंट्रोल कम हो गया और भी इससे जुड़ी हुई कई प्रकार की समस्याएं हो गई, सेंसेशन कम हो गई। तो इस प्रकार की अचानक होने वाली घटना से उनका पूरा जीवन ही बदल जाता है। इट इज़ लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बनिस्बत उनके जिनका
दिव्यांगता या हेल्थ कंडीशन धीरे धीरे इवॉल्व हुई या जन्म से थी, तो इसलिए कई विशेषज्ञ दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जिनमें जन्मजात दिक्कत हुई उनके लिए हैबिलिटेशन, क्योंकि उन्होंने कुछ ट्रेडिशनल वे में अगर हम कहें तो कोई स्किल वगैरह एक्वायर नहीं किया, उनके लिए हर चीज़ नई है। बनिस्बत उसके रिहेबिलिटेशन, जिसमें आप दोबारा कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं और लाइफ में इंटीग्रेट होकर वापस आने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अंतर है और इनमें कई प्रकार से रिहेबिलिटेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। जी, फिलहाल एक कॉलर है, ओम प्रकाश जी हैं जो कॉल कर रहे हैं हिसार से। ओम प्रकाश जी, स्वागत, आपका सवाल पूछिए। ये सर, वो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये सन 2016 में शीतकालीन अधिवेशन में संसद में पास हुआ था जी, वो 3000 पेंशन का। जब ये उस टाइम तो संसद में पास हो गया था और बाद में वो क्या नाम है उसमें तो अपने नहीं हुआ उसमें ये। जी ओम प्रकाश जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? वो 3000 वाली पेंशन वाली बात है जी, तो पेंशन के बारे में जानना चाह रहे हैं डॉक्टर संजय भारद्वाज। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पेंशन निर्धारित होती है ये अलग अलग राज्यों के द्वारा निर्धारित होती है आमतौर पर, क्योंकि जो डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ मामला है वो राज्यों के क्षेत्र में आता है। हालांकि कुछ पोर्शन है जो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में है, जहां से कानून प्रसारित और पारित होते हैं। तो अलग अलग प्रदेशों में पेंशन की राशि भी भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रदेशों में एक विभाग होता है सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ। आप अगर अपने राज्य में उस विभाग से संपर्क करेंगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कि आजकल दिव्यांगता के आधार पर मिलने वाली पेंशन राशि क्या है और उसके नियम कानून क्या हैं। जी डॉक्टर ऋतु, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। गौरी हैं, वो ये कह रही हैं कि उनके बच्चे की आयु है 4 महीने की और उनको ऐसा लग रहा है कि माइलस्टोन्स डिलेड हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। क्या ये सामान्य बात है या फिर इन्हें किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी आयु के जो अन्य बच्चे हैं ये कह रही हैं कि उनकी तरह वो रिएक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करता है। तो क्या इसे फिजिकल प्रॉब्लम माना जाए या हो सकता है किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो बच्चे में? हाँ, तो बेसिकली अगर उनको लग रहा है कि उसी उम्र के जो दूसरे बच्चे हैं उसकी जैसे वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है किसी प्रकार का कुछ कारण रहा होगा। तो अवश्य उनको अपने पास के जो भी बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे जाकर एक बार उनके मन में जो भी डाउट है वो उनको क्लियर कर लेना चाहिए। जी, और जब बात आती है किसी दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने की, सहयोग देने की, तो इसमें पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन का विशेष महत्व है। कई तरह की असिस्टिव डिवाइसेस हैं, कई तरह की थेरेपीज हैं और पूरी तकनीक है जिसके आधार पर उस व्यक्ति को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है बल्कि उसके जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव भी लाया जा सकता है। क्या महत्व रखता है रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास किसी भी दिव्यांग के जीवन में और किस तरह से सहायक सिद्ध हो सकता है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। दिव्यांगजन के लिए पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पुनः मजबूत किया जाता है। ये सिर्फ एक उपचार नहीं है बल्कि एक पूर्ण जीवन जीने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुनर्वास से दिव्यांगजन को न सिर्फ शारीरिक सहायता मिलती है बल्कि मानसिक रूप से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी बीमारी या चोट के कारण यदि व्यक्ति के शरीर का कोई अंग कमजोर हो जाए, प्रभावित हो या कार्य न करे, तो ऐसी स्थिति में फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास विशेष भूमिका निभा सकता है। कई ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास उपयोगी सिद्ध हो सकता है। लकवा या पक्षाघात, रीढ़ में चोट या दर्द, रीढ़ की समस्या, तंत्रिका विकार, नस में क्षति या दबाव के कारण हाथ या पैर का न चलना, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, सुनने, बोलने या देखने में समस्या, किसी कारण से शारीरिक या मानसिक हानि, मधुमेह के रोगी में नसों में क्षति से बचाव,
हड्डी या मांसपेशियों से जुड़े रोग या गठिया जैसे रोग, इन सभी में पुनर्वास का विशेष महत्व है। समस्या होने पर यदि शुरुआत से ही ध्यान दिया जाए और सही तरह से फिजियोथेरेपी व पुनर्वास किया जाए तो ये काफी प्रभावशाली सिद्ध होता है। दिव्यांगजन के पुनर्वास में शारीरिक उपचार, सहायक उपकरण, मानसिक समर्थन और सामाजिक अवसरों का समावेश होता है। जब इन्हें इन सभी सेवाओं का सही तरीके से लाभ मिलता है तो वे न केवल अपनी दिनचर्या में सुधार करते हैं बल्कि समाज के विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। फिजियोथेरेपी और पुनर्वास से व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के कार्य करने में सक्षम बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना संभव हो सकता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य है कि वो न केवल अपने शारीरिक व मानसिक क्षमताओं के अनुसार जी सके बल्कि समाज के हर पहलू में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके लिए सरकारी योजनाएं, सामाजिक प्रयास और जागरूकता सभी महत्वपूर्ण है, जिससे दिव्यांगजन को अपनी पूरी क्षमताएं दिखाने का अवसर प्राप्त हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो बहुत आवश्यक है कि सही मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता मिले दिव्यांगजनों को, जिससे वो अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से बढ़ा सकें और समाज में भी अपना योगदान दे सकें। डॉक्टर अनिल गौर, आपसे समझना चाहेंगे, अगर बात आती है रिहैबिलिटेशन की, किस तरह की एडवांस टेक्निक्स मौजूद हैं जिससे काफ़ी हद तक न सिर्फ व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी दिव्यांग के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने सभी कार्य स्वयं कर पाए, दूसरों पे काफ़ी हद तक निर्भर ना रहे। इसको हम बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि दिव्यांग लोगों के मदद के लिए बनाई जाती हैं। वो हो फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए जो दिव्यांगता होती है उसके लिए जो सपोर्ट्स होते हैं, एम्पुटेशन के लिए जो आर्टिफिशियल लिम्स होती हैं, सुनने के लिए, बोलने के में जो हेल्प करते हैं। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया ने भी काम किया है, भारत में, और इसमें एक लिस्ट बनाई गई है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स जी, और जिसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा रही है धीरे धीरे करके। उस पर अलग अलग लेवल पे काम हो रहा है। और ये जो रिक्वायरमेंट है इसकी असिस्टिव प्रोडक्ट्स की, वो छोटे बच्चे से लेके, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सुनने की इश्यूज जहाँ पे आते हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जैसे विजुअल डिसेबिलिटी होती है तो आँखों में देखने के लिए, अभी आपके जो स्क्रीन पे चल रहा है उसमें जो वॉकिंग पेन है, जो पर्सन देख नहीं सकते हैं। फिर अगर दूसरा हम देखते हैं जैसे एज बढ़ती है, एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे हैं सेरेब्रल पैल्सी की, उसके लिए कैलिपर्स जिसको हम बोलते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। एम्पुटेशंस पे काफ़ी काम हो रहा है। कंप्यूटर अभी जो है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल लिम्स बन रही हैं, और उस क्षेत्र में और आगे बढ़ते हुए बायोनिक लिम्स वगैरह जो ऑपरेक्सिविटी या बाजू की एम्पुटेशन है उसके लिए काम हो रहा है। तो असिस्टिव, और ये धीरे धीरे करके लिम्को है इंडिया में, वो बनाते हैं असिस्टिव प्रोडक्ट्स। सभी ऑलमोस्ट सभी जो फिजिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट भारतवर्ष में है जी, जो कि कम से कम सभी एम्स में जरूर हैं, उन सब में एक विभाग है जिसमें कि आर्टिफिशियल लिम्स एंड एड्स एंड अप्लायंसेस बनाए जाते हैं। यहाँ पर जरूरी है कि आर्टिफिशियल लिम्स, एड्स एंड अप्लायंसेस सीधे किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को नहीं दिए जाने चाहिए। उससे पहले जांच होनी जरूरी है कि उसको किस तरह का जो उपकरण है वो सबसे ज़्यादा उचित रहेगा, उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है और उसको हार्म भी नहीं करेगा, और उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी रिपेयर वो इजीली की जा सके, ये देखना जरूरी है किसी को भी, कोई भी सहायक उपकरण अगर हमें देना है तो। जी, तो बहुत आवश्यक है कि अगर कोई असिस्टिव डिवाइस यानी सहायक उपकरण किसी ऐसे दिव्यांग को देना है जिसे उसकी आवश्यकता है, तो आवश्यकता कितनी है और किस प्रकार का उपकरण उसके लिए उपयोगी हो सकता है, ये विशेषज्ञ के परामर्श से ही निर्धारित किया जाए। फिलहाल एक कॉलर है, शैलेंद्र दुबे जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। Sir, my wife suffering with dementia. Okay. Past 4-5 years. She is having a family history. We have taken treatment from Bangalore Nimhans for past 2.5 years. Now we are taking treatment from Mumbai
that KEIM hospital. Okay. I need to understand how should I take care of her and myself as well. राइट डॉक्टर संजय वाधवा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इस तरह के रोगियों के लिए या व्यक्तियों के लिए जो डिमेंशिया जैसी स्थिति से प्रभावित हो। केयर गिविंग का बहुत ज़्यादा रोल है, किस तरह से समझाना चाहेंगे महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है और इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ रही है। जहाँ तक मेडिकल एस्पेक्ट्स की बात है तो इसमें साइकियाट्रिस्ट्स गाइड कर सकते हैं। स्टेज ऑफ डिमेंशिया के आधार पर क्या दवाइयाँ दी जा सकती हैं, किस तरीके से घर के माहौल में केयर की जा सकती है या इंस्टीट्यूशनल केयर की कभी ज़रूरत पड़ती है तो। उसके अलावा जहाँ तक सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रबंध है, इसमें सरकार ने जो कानून बनाया है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, उसमें 21 तरह की स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ हैं और उसमें से एक कैटेगरी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मेंटल इलनेसेस की भी है जिसमें डिमेंशिया शामिल है। तो अगर एक निर्धारित मेडिकल बोर्ड के द्वारा UDID कार्ड बनवा लिया जाए तो जो सरकार की स्कीम्स हैं उसमें शामिल हो सकते हैं और उनके द्वारा जो उचित लाभ है और जानकारी है वो भी मिल सकती है। तो एक ये ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए जिसमें होम बेस्ड केयर भी हो और अगर इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है तो वहाँ भी कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ इस तरीके की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा या राष्ट्रीय या राज्य की जो स्कीम्स हैं उनसे क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो ये तीनों चीज़ों की जानकारी ज़रूरत है और उचित देखभाल से क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पर्सन में ज़रूर सुधार किया जा सकता है। आमतौर पर ये कंडीशन क्योरेबल नहीं होती है जी, और समय के साथ बढ़ती है, इसलिए आवश्यक है कि केयर गिविंग यानी परिवार के जो सदस्य उस व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं वो अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि अक्सर जो केयर गिवर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो डिमेंशिया से प्रभावित हैं उनकी सेफ्टी को लेकर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और अगर हो सके बाहर ले जा रहे हैं कोई साथ रहे और उनके पॉकेट में कहीं ना कहीं एड्रेस या अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी रखे जाएं। ऐसे व्यक्ति को घर में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उस व्यक्ति की सुरक्षा और देखभाल में उपयोगी हो सकती हैं। हमारी गलत धारणाएं कई बार बाधा बनती हैं किसी भी समस्या को समझने में या उससे पार पाने में। तो कुछ ऐसी सोच और कितनी सच्चाई है उनमें, ये जान लेते हैं विशेषज्ञों से। पहला सवाल जानते हैं डॉक्टर गौड़, आपसे समझना चाहेंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो दिव्यांग जन हैं वो अपने ही तरह के लोगों के साथ ठीक रहते हैं या मिलजुल कर रह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सोच के बारे में, कितनी सच्चाई है इसमें? दिव्यांग लोग भी दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनको समाज में वही स्टेटस मिले, उसी तरह से वो काम कर पाएं, उनकी पूछ भी उतनी ही हो जितनी जो कि बगैर दिव्यांगता के लिए होती है। वो अपने साथ के लोगों में कंफर्टेबल फील करते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते या उनके साथ मिलजुल के नहीं रहना चाहते। साथ जो अपने तरह के लोगों में जैसे उनको कुछ सीखने को मिलता है, उनकी प्रॉब्लम्स जानने को, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व की हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसका इससे अपने जैसे लोगों के साथ रहने में उनको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल जो बगैर विकलांगता के लोग होते हैं उनके साथ रहकर उनसे भी वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और जो पर्सन विदाउट जो बगैर विकलांगता के हैं वो इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं और उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। जी, तो इसलिए जो सोसाइटी में इंक्लूजन की बात है यानी सामान्य लोगों के साथ उनकी बातचीत मेलजोल वो भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है उनके लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने में और उनके जीवन को सकारात्मक बनाने में। दूसरी सोच जान लेते हैं डॉक्टर ऋतु आपसे कि बहुत सारे लोग हैं जब बात आती है बच्चों में दिव्यांगता की, कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि यदि बच्चे में किसी तरह की मानसिक या शारीरिक समस्या हो रही है तो वो माता पिता की गलती या किसी बुरे कर्मों का परिणाम है। कितनी सच्चाई है इस बात में?
ये धारणा बहुत ही आम है। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं तो माता पिता में कई बार प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, एक दूसरे को वो दोष देते हैं। तो एज अ डॉक्टर हमें उनको समझाना बहुत ही ज़रूरी है जी कि वो इसमें ना माता की गलती है ना पिता की गलती है। बच्चे में किसी भी कारण के किसी भी चीज़ के कारण उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि या तो माँ में जैसे टाइम पे उनका देखभाल नहीं हुआ या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हुआ, या उनकी कोई अनुवांशिक कोई जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं उसके कारण, या टाइम पे उन्होंने अपनी अच्छी तरह केयर नहीं करी, टाइम पे उन्होंने अपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, टाइम पे हॉस्पिटल जाके दवाइयाँ लेना, जिसको एंटीनेटल केयर होती है, कई बार वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। फिर कितने देखे गए हमारे पास जो बच्चे आते हैं कि घर पे उनकी डिलीवरी हो जाती है, दाई से डिलीवरी, जो कि गलत है। कोशिश करना है कि टाइम पे गर्भवती होते ही उनको टाइम पे ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट, आसपास जो भी डॉक्टर हैं वहाँ पे दिखाना है। टाइम पे जो दवाइयाँ उनको दी जानी चाहिए, उनका पोषण प्रॉपर होना ज़रूरी है। और इसके बाद भी, जन्म के बाद भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे बच्चे में एनीमिया है या बच्चे में और भी कोई थायराइड की दिक्कत है, या और कई बार लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं बच्चों में। तो ये इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि माता पिता के कारण है या उनके कोई पुराने दोष हैं या कोई पुराने कर्मों का, या जैसे कहते हैं कितने पेशेंट्स आते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि ऊपरी हवा लग गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एकदम गलत धारणा है। तो इधर उधर जाने के अलावा सबसे ज़रूरी है कि आपके पास अगर बच्चे हैं तो आपके पास कोई जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जो पीडियाट्रिशियन हैं या पुनर्स्थापना विभाग है, आप वहाँ जाएं और अच्छी तरह बच्चे का इलाज कराएं। जी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोषारोपण किया जाए। यदि समस्या है तो समस्या का कारण क्या है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी सोच जो आमतौर पर होती है, डॉक्टर संजय वाधवा, आमतौर पर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि कोई दिव्यांग है वो सदा ही दूसरों पर निर्भर रहेगा, या यदि हम उसको अपने साथ रखते हैं तो एक लायबिलिटी, यानी उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। डिसेबिलिटी एक लायबिलिटी नहीं है, डिसेबिलिटी किसी प्रकार की इनेबिलिटी नहीं है। और बहुत सारे समाज में उदाहरण हैं जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने अपनी क्षमता इतनी विकसित की है, अपनी शिक्षा हासिल की है, उन्होंने समूह बनाए हैं या कोई उद्यम शुरू किया है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को व्यवसाय और रोजगार दिया है, या उनकी शिक्षा में प्रोत्साहन देके प्रोग्राम बनाए हैं। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि दिव्यांगता के कारण आप में क्षमता नहीं है या आप दूसरे के ऊपर बोझ हैं या लायबिलिटी हैं। जी, आवश्यक है कि अपनी सोच को बदला जाए, क्योंकि सोच बदलने से ही स्थितियां बदलती हैं। दिव्यांग जो है उन्हें सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आवश्यकता है हमारे सहयोग की और हमारे साथ की। आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं दिव्यांगजन के बारे में। जानकारी का ये सिलसिला जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। क्या है चुनौतियां दिव्यांगजनों के जीवन में और कैसे उनके जीवन को सहज और सरल बनाया जा सकता है, ये हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं। कई प्रकार की दिव्यांगताएं और समस्याएं होती हैं और उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती। डॉक्टर रितु, लर्निंग डिसेबिलिटीज कहा जाए या इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स कहा जाए, क्या ऐसी स्थितियों में मुश्किल होता है
समझना किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि बहुत सामान्य तौर पर उसके कोई फिजिकल सिम्टम्स या तो नहीं आते हैं या आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाते हैं, कितना बदलाव आ सकता है किसी ऐसे बच्चे के जीवन में जिसमें फिजिकल इनेबिलिटी ना हो लेकिन किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम से वो प्रभावित है? जी बिल्कुल, आजकल देखा गया है, बहुत अनुसंधान हुए हैं, उसमें 60 बच्चों में एक बच्चे में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है और काफ़ी बच्चों को जो ये वाली तकलीफ़ हो रही है। हम आए दिन अस्पताल में कम से कम 2 से 3 बच्चे हमारी ओपीडी में देखते हैं और इसमें यह है कि 2-3 साल तक बच्चा एकदम ठीक है, वो अच्छी तरह चल फिर रहा है और ये सब कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको बात समझता नहीं, एक चीज़ को बार बार करता रहता है, आंख से आंख मिला के नहीं देखता, उसको समझने में दिक्कत है और अच्छी तरह वो बोल भी नहीं पा रहा है। तो ज़्यादातर वो घर पे बोला जाता है कि नहीं बच्चा शैतान है, ठीक है, ध्यान नहीं देता, बहुत चंचल है, मतलब उछल कूद कर रहा है। और ज़्यादातर घर वाले हैं या आसपास के पड़ोसी हैं या उनके दादा दादी नाना नानी बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम्हारे घर पे भी तुम्हारे पिताजी माताजी भी लेट बोले थे, ये ठीक हो जाएगा। तो ये वाली जो दिक्कत है बहुत आम है। तो इसमें जो माँ है उसको सबसे पहले पता चल जाता है कि हाँ मेरा बच्चा दूसरे से थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे कुछ भी लक्षण पता चलते ही तुरंत आपके आसपास में जो पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट है, कोई हॉस्पिटल है, आप जरूर वहाँ जाके दिखाएं। बहुत सारे पुनर्स्थापना विभाग है, वहाँ पे भी पूरी टीम है जो कि मेडिकल मैनेजमेंट करती है डॉक्टर के द्वारा, और उनकी टीम है, जैसे उनके साथ उनके साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनके ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट होते हैं, उनके स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। तो सारी एक टीम मिलकर इस बच्चों का वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इस प्रकार की विकलांगता है वो दिखती नहीं है। और 2016 का जो RPWD एक्ट है उसके अंतर्गत जो ऑटिज्म है ये एक विकलांगता में आ गई है जी। तो हाँ जी, डॉक्टर संजय वाधवा, कितना महत्व आप मानते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने कितना आसान बनाया है इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी दिव्यांग है वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे, अपने काम खुद कर पाए, किस तरह से आप मान रहे हैं कि जीवन में बदलाव आ रहा है और नई तकनीकें इसमें कितना योगदान दे रही हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और इसमें दिव्यांगजन अछूते नहीं हैं। हम अगर अपने आसपास ध्यान से देखें तो बहुत सारे दिव्यांगजन टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे काम कर रहे हैं आज, जो शायद 30-40 साल पहले बड़ा मुश्किल था ये मानना कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जी। यदि आप समाज में जाएं, रोड्स पे देखें तो बहुत प्रकार के व्हीकल्स भी ऐसे हैं जो मॉडिफाई या अडेप्ट किए गए हैं ताकि ए पर्सन विद डिसेबिलिटी भी उसको चला सके। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी की मदद से कोर्ट में काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं जगह जगह और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत तेज़ी से विकसित हुई है और ये एक इम्पॉर्टेंट एनेबलर है। बहुत सारी बाधाएं जो अड़चन बनती थी दिव्यांगजनों के जीवन में शामिल होने में, उसके लिए फैसिलिटेटर है। और दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल रहे हैं डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के, जिन्होंने विकसित टेक्नोलॉजी की मदद से समाज में लोगों को प्रेरित किया और वो दुनिया भर में घूमते थे, लेक्चर्स देते थे। उनका रिसर्च इतना महत्वपूर्ण था कि सारी दुनिया उनकी कायल थी। कुछ समय पहले हमने उन्हें खो दिया, लेकिन वो एक प्रेरणा स्रोत थे और वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी व्हीलचेयर पे, जो कि मोटराइज्ड थी, दुनिया भर में भ्रमण कर सकते थे। भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी चीज़ को बाधा नहीं मानते, वो उन बाधाओं को पार कर लेते हैं। घर में भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है, किसी को खाने में, नहाने में, घर के अंदर चलने में। राइट, तो कई तरह की उपयोगी तकनीकें हैं जो काम को सरल करती हैं और जटिलताओं को कम करती हैं। डॉक्टर अनिल गौर, कोई भी दिव्यांग है, किस तरह की अन्य समस्याओं की, स्वास्थ्य समस्याओं की संभावनाएं रहती हैं और कितना आवश्यक होता है कि उन्हें सही देखभाल मिले? कोमॉर्बिडिटीज की संभावना कितनी अधिक होती है और फॉलोअप कितना महत्वपूर्ण? जैसे कि जो लोग बगैर विकलांगता के होते हैं उनमें जितनी बीमारियां हो सकती हैं वो सब बीमारियां विकलांग व्यक्तियों को भी हो सकती हैं। इसके अलावा उनकी विकलांगता की वजह से कुछ दिक्कतें होती है, जैसे कि चलने में दिक्कत है तो उसको गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उससे ट्रॉमा की वजह से प्रॉब्लम्स होना। किसी को निगलने में, स्वोलोइंग में प्रॉब्लम है तो उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं।
किसी की ईयर प्रॉब्लम्स हैं तो उससे ईयर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे वो जो बगैर विकलांगता के जो व्यक्ति हैं उनकी सब समस्याओं के साथ साथ दूसरी समस्याओं का भी सामना करते हैं। उनको जैसे अगर हम देखना चाहें कि अभी डॉक्टर हमें बताया गया कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जी, उनको डिटेक्ट करना, टाइमली उनका ट्रीटमेंट करना ये आवश्यक हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि जो मेंटल प्रॉब्लम के साथ बच्चे आते हैं उनको दूसरी प्रॉब्लम्स जो कि सामान्य तौर पे जो बगैर विकलांग के बच्चे हैं वो नहीं हो सकते। तो हमें जब भी इन व्यक्तियों को इलाज के लिए देखना पड़ता है, हमें देखना होगा कि क्या उनकी विकलांगता का उसमें कोई रोल है, और अगर उनकी दिव्यांगता विकलांगता का उसका कोई रोल है तो उसको भी साथ साथ मैनेज करना आवश्यक होता है। जी डॉक्टर संजय वाधवा, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं। सुप्रिया हैं, दीपक हैं, रजनी है। सवाल इनका ये था कि किस आधार पर यह तय किया जाता है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात आती है वो व्यक्ति को कब मिलता है और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? बहुत संक्षिप्त में किस तरह से बताना चाहेंगे? सरकार ने गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड देयर सर्टिफिकेशन जारी की हैं समय समय पर। जो लेटेस्ट वर्जन है वो मार्च महीने के मध्य में इसी साल जारी हुआ था। इसमें अलग अलग प्रकार की विकलांगता के बारे में निर्देश है कि किस प्रकार की विकलांगता है, उसको कैसे असेस करना है, उसका सर्टिफिकेट का क्या रहेगा, बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और इसके द्वारा आप बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने कुछ समय पहले UDID स्कीम भी जारी की है, जिसके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी है जो निर्धारित बोर्ड द्वारा दिया गया हो। उसके बाद दिव्यांग व्यक्ति स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी एंट्री कर सकता है, अपना एड्रेस का प्रूफ अपलोड करके, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करके बड़ी सरल प्रक्रिया के द्वारा UDID कार्ड बनवा सकता है। जी, तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जानकारी उपलब्ध है और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं उपलब्ध हैं जो दिव्यांग जन के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। आवश्यकता है कि सही दिशा में सही कदम बढ़ाया जाए। टोटल हेल्थ में दिव्यांग जन के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DD न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। दिव्यांग जन के जीवन को कैसे सरल और सफल बनाया जाए, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल है हमारे साथ। डॉक्टर संजय वाधवा, प्रोफेसर एंड हेड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु मजूमदार, प्रोफेसर एंड हेड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, नोडल ऑफिसर डिसेबिलिटी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। आज की डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अनिल कुमार गौर, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन फ्रॉम मुंबई। और ये समय है कुछ और जानकारी लेने का विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर संजय वाधवा आपसे कि क्या दिव्यांगता का अर्थ है अक्षमता? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर रितु, बच्चों में होने वाली डिसेबिलिटीज या समस्याएं जन्म से ही प्रेजेंट करती हैं या हमें नजर आने लगती हैं? जन्म से भी हो सकती हैं और जन्म के बाद भी हो सकती हैं। जी। डॉक्टर अनिल गौर, क्या हर तरह की डिसेबिलिटी विजिबल होती है, उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है? नहीं। डॉक्टर संजय वाधवा, क्या दिव्यांगजन को हमारी सहानुभूति और दया की उपयोगिता होती है, उसी की आवश्यकता होती है? दिव्यांगजनों को समान अवसर की जरूरत है, उनको दया का पात्र नहीं बनाना है।
डॉक्टर ऋतु, क्या दिव्यांग बच्चे बहुत ज्यादा दूसरों से मिलते जुलते नहीं हैं, सोशल नहीं होते? नहीं, दिव्यांग बच्चे तो सबसे मिलते जुलते हैं, लेकिन ज़रूरत है उनकी हेल्प की। उनके जो माता पिता हैं, उनके जो सहायक लोग हैं, उनको हर जगह उनको बाहर लेके जाएं, सबसे मिलाएं जुलें, वो सबसे ज़रूरी है। उनको अंदर घर के अंदर बंद करके नहीं रखना है, ये मेरा मैसेज है। डॉक्टर अनिल, जो लोग देख नहीं सकते उनमें सिक्स्थ सेंस आ जाती है। जो लोग देख नहीं सकते वो अपने आप समझने शुरू कर देते हैं कि उनको किस एनवायरनमेंट में कैसे चलना है, किस चीज़ की मदद लेनी है, और ऑब्स्टेकल्स को, दिक्कतों को पहचानना, वो साउंड को भी, जो आवाज़ आ रही है उसको एक असेस कर पाते हैं कि आगे उनके आगे कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एक सेफ एनवायरनमेंट में रहते हुए मूव करना होगा। जी डॉक्टर संजय वाधवा, क्या सभी दिव्यांगजनों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं रहती हैं जिसकी वजह से उनका जीवन सीमित हो जाता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि दिव्यांगजन अपने स्वास्थ्य की देखभाल उचित तरह से करें और किसी भी लक्षण को जब नोट करें तो उसके लिए चिकित्सक परामर्श लें, तो उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां होने की संभावना नहीं है। डॉक्टर ऋतु, जो बच्चे दिव्यांग हैं उन सभी बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज या डिफेक्ट, बुद्धिमत्ता प्रभावित होती है, या मंद बुद्धि बच्चे होते हैं वो? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या वो मंदबुद्धि होंगे। और कुछ विकलांगता हैं जैसे सेरेब्रल पाल्सी, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। ऑटिज्म है, उसके अंदर हो सकती है, लेकिन सब में नहीं होगी। लेकिन सब में नहीं है। जी डॉक्टर अनिल, क्या दिव्यांगता का अर्थ है बीमारी, रोग, समस्याएं? नहीं, दिव्यांगता एक कह सकते हैं कमी है जिसको ओवरकम किया जा सकता है। उसके लिए कॉम्पनसेटरी मेथड्स हैं, उसमें स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एक शरीर में कोई ऐसी कमी है जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। डॉक्टर संजय वाधवा, कितने परसेंटेज होने पर समस्या की व्यक्ति को दिव्यांग का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है? जब हम डिसेबिलिटी असेस करते हैं और एक डेजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड के द्वारा, तो गाइडलाइंस के अनुसार जब किसी व्यक्ति को 40% या उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता होती है तो उसको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी माना जाता है। जी डॉक्टर ऋतु, क्या दिव्यांग बच्चे खेल नहीं सकते, फिजिकली एक्टिव नहीं रह सकते? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। सब बच्चों में क्षमता है घूमने फिरने की, खेलने की, लेकिन नज़रिया जो अपना सोच है वो इनके लिए बदलना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ये विकलांग है या दिव्यांग है बच्चा तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो केयर गिवर हैं, पेरेंट्स हैं, उनको बहुत ज़रूरी है इन बच्चों को हर जगह शामिल करें। घर पे भी उनके साथ खेलें, बाहर भी, हर जगह उनको लेके जाएं। तो ये जो धारणा है ये गलत है। डॉक्टर अनिल, जो लोग सुन नहीं सकते, क्या वो सभी लोग लिप रीडिंग करते हैं? नहीं, सब लोग लिप रीडिंग नहीं कर सकते। अगर सुनने की प्रॉब्लम अडल्ट के मतलब बाद में हुई है, एज के साथ डेवलप हुई है, तो वो लिप रीडिंग बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो जन्मजात हैं या अर्ली एज में अगर उनको हुआ है तो वो लिप रीडिंग बेटर कर सकते हैं। डॉक्टर संजय वाधवा, क्या दिव्यांगजनों की देखभाल करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? जी नहीं। डॉक्टर ऋतु, क्या दिव्यांग सामान्य लोगों के साथ सहज नहीं रह पाते, कंफर्टेबल नहीं होते? नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, ज़रूरत है हमें उनको समझने की, क्योंकि उनको कोई समझना नहीं चाहता। थोड़ा सा टाइम दे के उनके साथ बैठें, उनको समझें, तो वो दूसरे व्यक्तियों के जैसे ही हैं, कोई उनमें कोई अलग नहीं है दूसरों से। डॉक्टर अनिल गौड़, क्या प्रोडक्टिव लाइफ जीना, एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए कुछ कर पाए, दिव्यांग लोगों के लिए लगभग असंभव होता है? नहीं, ये बहुत मुमकिन है। और बहुत सारे ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कि अपने आप और समाज में दूसरी संस्थाओं से जुड़कर, जो लोग विकलांग नहीं हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं। विकलांगों के लिए तो वो मनोमन काम कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं जिनको उनकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन वो लोग जिनके लिए वो काम कर रहे हैं वो खुद विकलांग नहीं है, दिव्यांग नहीं है। जी डॉक्टर ऋतु, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो ये दिव्यांग हैं, वो जो दूसरे लोग हैं जिनमें दिव्यांगता नहीं है उनके जैसे ही हैं। सबसे ज़रूरी है उनको समझना। आपको उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये
भी एक सोसाइटी का पार्ट हैं और जब तक हम उनको सोसाइटी में शामिल नहीं करेंगे हम उनकी ज़िंदगी नहीं सुधार सकते। डॉक्टर संजय वाधवा, एक वाक्य में आपका संदेश किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और जो एक ऑप्टिमम पोटेंशियल की बात होती है कैसे लाया जा सकता है किसी दिव्यांग व्यक्ति के जीवन से? मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ इससे पहले कि प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि यदि आप 100 रुपये खर्च करते हैं डिसेबिलिटी प्रिवेंशन में, वो आपके 2000 से ज़्यादा रुपए के बराबर होता है रिहेबिलिटेशन में। जहाँ तक विकलांग व्यक्तियों को समुचित पोटेंशियल एक्वायर करने के लिए है, तो इसमें पूरे समाज का प्रयास ज़रूरी है और इसमें दिव्यांग व्यक्ति की अपनी विशेष भूमिका रहती है। रिहेबिलिटेशन कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अनिल गौड़, डॉक्टर ऋतु मजूमदार, डॉक्टर संजय वाधवा। विस्तार से आपने बताया है दिव्यांग जन के जीवन की चुनौतियां कैसी होती हैं और कैसे उनसे पार पाया जा सकता है। आवश्यकता है कि हम लोग अपनी सोच बदलें, नज़रिया बदलें और इस बात को पहचानें कि कोई भी दिव्यांग है उसके जीवन की आवश्यकता क्या है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि कहीं हमारी सोच उनके जीवन में बाधा ना बन जाए। कहा जाता है चुनौतियां सबक है जीवन का, इनसे मजबूर नहीं मजबूत बने। तो अपनी मजबूती को बढ़ाने के लिए अपने विचारों को सशक्त करने की आवश्यकता है। दिव्यांगजन भी अपने जीवन को बेहतर तरह से जी सकते हैं। आजकल कई तरह की तकनीकें, थेरेपीज और सहायता के साथ सहयोग भी उपलब्ध है, जिनको सही तरह से अपनाकर दिव्यांगजन के जीवन को काफ़ी हद तक बदला जा सकता है, उनको सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। इसीलिए अपनी जानकारी को बढ़ाइए और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिए। और जैसा विशेषज्ञों ने कहा, बहुत आवश्यक है कि जहां तक हो सके डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, यानी वो अवस्थाएं जो कारण बन सकती हैं डिसेबिलिटी का, उनसे बचाव किया जाए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और साथ ही आपकी जानकारी बढ़ाते रहें। कल जब हम टोटल हेल्थ में लौटेंगे तो बात करेंगे HIV एड्स के बारे में। आज के एपिसोड में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।